नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आप लोग को पता है, इस समय समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आई है। उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज हमारे बीच में मौजूद हैं श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह सर और वर्तमान में सर समीक्षा अधिकारी के पद पर सचिवालय में कार्यरत हैं। सर ने 2016 बैच समीक्षा अधिकारी में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया था। उसके लिए सर आपको बधाई और आपका यहाँ पर स्वागत है सर। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सर अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ। धन्यवाद। मैं नगर पंचायत कुरसठ जिला हरदोई का रहने वाला हूँ और मेरा इंटरमीडिएट लखनऊ पब्लिक स्कूल माधवन से पूरा हुआ है। उसके बाद स्नातक की आगे की पढ़ाई मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से पूरी की है। समीक्षा अधिकारी पद पर चयन से पहले मैं 2016 में मेरा चयन सहायक अध्यापक पद पर हुआ था प्राथमिक विद्यालय में, और मैंने 5 साल वहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं एक सहायक अध्यापक के रूप में। जी। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि सर फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस परीक्षा को देना चाहते हैं। जी। तो सबसे पहले ऐसे बच्चों को सर आप क्या सलाह देना चाहते हैं? चूँकि आपने प्रथम रैंक हासिल किया जी। और निश्चित रूप से आपने सर उसके लिए वो चीज़ों से प्रक्रियाओं से गुज़रे होंगे जो आज एक बच्चा गुज़रना चाहता है। जी। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ सर आप ये बताएँ कि जो बच्चे अभी शुरू करना चाहते हैं, जी। चूँकि समय इसमें कम है, 3 ही महीने का समय है, तो अपने उस तैयारी को कैसे जो है आगे बढ़ाएँ? देखिए, सबसे पहले जो अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मेरा सुझाव है कि आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम सिलेबस जो आयोग ने निर्धारित किया है वो निकाल लेना है और उसका अच्छे से मनन करना है। अपने भले उसमें 2-3 दिन लगा दीजिए, लेकिन उसका पाठ्यक्रम का अच्छे से आपको पता हो कि सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक हैं, कौन-कौन से विषय हैं। उसके बाद आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे 2010 से आरओ की जो परीक्षा हुई थी 2010, 13, 14, 16, 17 और 21, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसका स्तर क्या है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपको उसका पाठ्यक्रम देख लेना है कि पाठ्यक्रम में कौन-कौन से, हिंदी में कौन-कौन से 6 टॉपिक हैं और जीएस में कौन-कौन से टॉपिक हैं और उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इसमें सर जैसा कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और अक्सर हम लोगों ने गलतियाँ की थी जब हम शुरू किए थे, तो सिलेबस को ही नहीं देखते हैं जी। और तैयारी शुरू कर देते हैं। तो बहुत अच्छा सर ये आपका बहुमूल्य सुझाव है। मैं जानना चाहता हूँ कि सर जैसे हमने सुना है कि इसमें हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जी। और उसमें 60 प्रश्न जो है प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी के आते हैं। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर हिंदी में कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं? देखिए, पहले आपको हिंदी के 6 टॉपिक अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन-कौन से 6 टॉपिक आने हैं। मैंने कई बार देखा है परीक्षा केंद्रों पर, मैं 2017 का दे रहा था तो उसमें एक हमारे साथी थे जो परीक्षार्थी थे, वो संधि विच्छेद पढ़ रहे थे। जब प्रश्न वहाँ संधि विच्छेद से आना ही नहीं है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको 6 टॉपिक बिल्कुल पता होने चाहिए। जैसे उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक टॉपिक है, उसके बाद वर्तनीय वाक् शुद्धि है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द हैं, विशेष विशेषण है, तद्भव तत्सम है। ये कुल 6 टॉपिक हैं। तो इसमें आपको सारे टॉपिक मतलब इनके बारे में इनके सोर्स जो हैं इकट्ठा कर लेने हैं। और पहला सुझाव जो मेरा है, चाहे वो जीएस के लिए हो, चाहे हिंदी के लिए हो, आपको क्या करना है कि बहुत सारी किताबें इकट्ठा नहीं करनी है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे साथी होते हैं कि हर विषय की उनके पास 5-5, 6-6 या 3-3, 4-4 किताबें होती हैं। इससे क्या होता है कि आप एक किताब को भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। आपको क्या करना है, 5-6 किताबें एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक कोई मानक किताब उठा लीजिए जिसमें त्रुटियाँ कम हों। देखिए, आजकल त्रुटियाँ चाहे वो टाइपिंग एरर हों, सब में थोड़ी बहुत मिल जाती हैं। लेकिन क्या है, आपको ऐसी किताब उठानी है, ऐसी किताब का चयन करना है जो मानक हो और जिसमें त्रुटियाँ कम हो। ऐसी किताब का चयन करके उसको ही आप 5 या 6 बार या 10 बार, आप जितना समय मिले उसको ही उतनी बार रिपीट करिए, उतना पढ़ना है। हिंदी के लिए मैं बात करता हूँ तो हिंदी के लिए जो 6 टॉपिक हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। इसके लिए मैंने मैंने जो किताबें पढ़ी, मैंने हरदेव वारी एक किताब है शब्दार्थ प्रयोग, और वासुदेव नंदन जी की किताब है, वो ये 2 किताबें मैंने पढ़ी हैं। सर, धन्यवाद सर। इसमें सर जैसे अक्सर हम सुनते आए हैं बहुत सारी परीक्षाओं में कि प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन आए हैं, जी। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी। तो हिंदी को लेकर के क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भूमिका होती है सर? जी, बिल्कुल। देखिए, हिंदी में क्या होता है, मैं एक-एक करके सारे टॉपिक पर बात जी, करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जैसे एक हमारा टॉपिक है वर्तनी एवं वाक् शुद्धि। इसमें क्या होता है, वाक्य शुद्धि में कुल 50 या 60 प्रकार की ही शुद्धियाँ होती हैं, जिनको आपको पढ़ लेना है। जैसे कई प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें अनेको लिखा होता है। अनेको जो है वो गलत शब्द है, अनेक होता है। तो ये एक प्रकार की वाक्य अशुद्धि हो गई। तो आपको इस प्रकार के 50 या 60 प्रकार ही होंगे जो वाक्य अशुद्धियाँ होंगी। तो उनको आपको ठीक से एक तरीके से लिख लेना है उनको एक पेपर पे। इसी प्रकार अन्य जो 6 टॉपिक है, इसमें मैं बात करता हूँ पर्यायवाची की। पर्यायवाची में क्या है, शब्द का हिंदी जो है वो रटने का विषय नहीं है। उसमें आपको शब्द का अर्थ समझना होगा कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे दूँ, पर्यायवाची
देखता हूँ मकर ध्वज है। मकर ध्वज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। मकर माने मछली होता है, और ध्वज माने जिनके झंडे पर। तो जिनके झंडे पर मछली हो यानी कामदेव, या एक इनका पर्यायवाची मीन केतु भी है। इसी प्रकार आगे पर्यायवाची देखते हैं हम मुरारी। मुर नामक राक्षस के शत्रु, अरि माने शत्रु होता है। तो शब्द को जैसे ही आप तोड़ेंगे वैसे ही पकड़ पाएंगे कि ये किसका पर्यायवाची है। ऐसे आपको रटने में, मुरारी तो एक सामान्य शब्द है, हम लोग पता है कृष्ण भगवान को मुरारी कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, शब्द को उसको पकड़ के उसको समझना है, उसका गूढ़ अर्थ में जाना है। जी। सर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसकी भूमिका ये रहती है कि पीछे के जब क्वेश्चन आप करेंगे तो उससे आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि आयोग कैसे पूछ रहा है। इसके अलावा जब आप उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, कई किताबें ऐसी मानक किताबें हैं जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराती हैं, उनकी व्याख्या पढ़ेंगे आप, तो उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में प्रश्न आयोग में परीक्षा में आने की संभावना रहती है। सर इसमें जैसे कि आपने बताया कि प्रीवियस ईयर उनको पढ़ना चाहिए और कैसे हिंदी को रटना नहीं है, समझ के भी पढ़ना है। जी। इसी क्रम में सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि जैसे बहुत सारे बच्चे टेस्ट पेपर को लेकर के वो जिज्ञासा उनके मन में रहती है कि करना चाहिए या कौन-सा टेस्ट पेपर करना चाहिए, किस टेस्ट स्तर का सीरीज। करना चाहिए, टेस्ट जी। सीरीज़। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ सर टेस्ट सीरीज़ की क्या भूमिका है जी। और आप किस तरह के टेस्ट सीरीज़ को सजेस्ट करना चाहते हैं सर? देखिए, टेस्ट सीरीज जो होता है वो एक स्वमूल्यांकन का उपकरण होता है। उसमें क्या करते हैं, कई साथी हम देखते हैं कि तैयारी शुरू करते ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। जबकि वहाँ पर आपका कोई ज्ञान है नहीं, आपने कुछ कैप्चर किया ही नहीं, आपने उसमें कोई एनरिचमेंट किया ही नहीं है अपने ज्ञान में, तो फिर कैसे आप अपना मूल्यांकन कर पाएँगे? तो मेरी सलाह तो यही है कि मैंने भी ये अपनाया कि परीक्षा के 2 या 3 महीने पहले जो अभी टाइम आ रहा है, इसमें आपको एक टेस्ट सीरीज जो अच्छी हो, आप लोग उसका स्वविवेक से निर्धारण कर लीजिए। और जो टेस्ट सीरीज अच्छी हो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका 2 उसके मुख्य उद्देश्य होते हैं ज्वाइन करने के। एक तो आपको उससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आप जो है वो एक साप्ताहिक सप्ताह में 1 बार या सप्ताह में 2 बार जिस तरीके से आप अपनाएँ, उस तरीके से कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और दूसरा अपना मूल्यांकन होता रहेगा कि पिछली टेस्ट सीरीज में जो पिछला टेस्ट मैंने दिया, उसमें मेरे इतने अंक आए थे और मुझे इसमें बढ़ाने हैं। और एक टारगेट बना लीजिए कि 200 अंक की जो परीक्षा होती है, तो 200 में हिंदी में कितना लाना है और जीएस में कितना लाना है। तो टेस्ट सीरीज जो है वो स्वमूल्यांकन का और कंसिस्टेंसी का एक उपकरण के रूप में देखेंगे, तो आप उसको बहुत अच्छा पाएँगे। सर जैसा कि देखा गया है जी। कि बहुत बार कई बार कि बहुत अधिक पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं कोई गलतियाँ होती होंगी जी। कि जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उन बच्चों को क्या आप सलाह देना चाहते हैं जो एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा देने जाते हैं, उस समय कौन से ऐसे सावधानियाँ होती हैं जी। जिनको बच्चों को वो सावधानी बरतना विशेष आवश्यक होता है, जिससे वो जितनी जानकारी है उससे में अधिक से अधिक जो है अंक हासिल कर सकें? जी। इसमें 3 या 4 चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी हुआ है, चूँकि मैं भी कई बार फेल हुआ हूँ। 2017 परीक्षा में मैं 2 अंक से चयन नहीं हो पाया था। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि 2 या 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले क्या होता है, अब जो आगे टाइम आ रहा है, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी का है, स्मार्ट वर्क का है। इसमें आपको हार्ड वर्क करना है, उसके साथ स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, पूर्वावलोकन जितनी भी है, जितना भी, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, प्री या मेंस के, जो पहले मेंस सब्जेक्टिव होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, वो उसके प्रश्न पत्र और आरओ के जो पीवाईक्यू हैं, ये घटना चक्र पूर्वावलोकन में संकलित रूप से मिल जाते हैं। तो आपको वो ठीक से कर लेने हैं। और परीक्षा हाल में क्या करना है, वहाँ पर पीवाईक्यू गलत नहीं करने हैं। देखिए, जो बहुत प्रश्न कठिन है, जो कोई नहीं कर पा रहा है, वो आपका गलत हो रहा है, तो इसमें समस्या नहीं है कि वो सबका गलत हो रहा है, क्योंकि एक प्रतियोगिता है ये। सबका गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रश्न सरल है और सबका सही हो रहा है और आपने गलत किया है, तब फिर आप पीछे रह जाएँगे। ठीक है? तो क्या करना है, प्रश्न को थ्रू आउट पढ़ना है। बहुत सारे साथी होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, पूरा प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ते हैं, या फिर उसके चारों विकल्प ठीक से नहीं देखते हैं। और उसके विकल्प जो होते हैं इतने नज़दीक होते हैं कि आपको लगेगा ये विकल्प ठीक है, लेकिन आप जब चारों विकल्पों पर गौर से ध्यान देंगे तब आप सही उत्तर तक पहुँचेंगे। तो क्या करना है, प्रश्न ठीक से देखना है, उसके चारों विकल्पों का ठीक से मनन करना है, तब अपने उत्तर तक पहुँचना है। सर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात बताई है। जी। बस हिंदी में एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ सर, हिंदी की टॉपिक आपने बहुत विस्तृत बताया। एक टॉपिक और मैं इसमें है सर जी। कि कौन-सी ऐसी बुक या कौन से ऐसे नोट्स हैं जो आप बच्चों को हिंदी के लिए विशेष तौर पर सजेस्ट करना चाहते हैं, जी। जिससे बच्चे अधिक से अधिक नंबर जो है प्राप्त कर सकें? मैंने जो अध्ययन किया, मैंने जो कई सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, कई किताबों में बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन उनमें उसमें त्रुटियाँ बहुत ज़्यादा होने की वजह से बच्चे फिर कन्फ्यूज़ होंगे। फिर एक जगह कोई और उसकी वर्तनी पढ़ेंगे, दूसरी जगह कुछ और पढ़ेंगे, तो इसमें फिर दिक्कतें आएँगी, आपको परीक्षा हाल में खुद कन्फ्यूज़ होंगे। इससे आपको क्या करना है, केवल 2 किताबें जो मुझे अच्छी लगी मैंने पढ़ी, जिनसे वो पढ़कर मैंने इसकी समीक्षा अधिकारी 2016 प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी में 57 अंक और मुख्य परीक्षा में 60 में 60 अंक मेरे आए थे। इसमें हरदेव बारी जी सर की एक पुस्तक है शब्दार्थ प्रयोग, वो मैंने पढ़ी थी।
और आदित्य प्रकाशन आदित्य सर की पुस्तक है, वो मैंने पढ़ी थी। सर सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने प्रारंभिक परीक्षा में 57 अंक प्राप्त किया थैंक यू। 60 में, और मुख्य परीक्षा में 60 में 60 अंक प्राप्त किया। जी, ये इसके लिए बहुत-बहुत आभार सर, आपको बहुत धन्यवाद जो है सर। थैंक यू। सर इसके बाद में जैसा कि इस परीक्षा की एक अगली जो कड़ी होती है वो सामान्य अध्ययन का होता जी, है। सामान्य अध्ययन में इसमें 140 प्रश्न आते हैं। जी। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए सर सबसे पहले बच्चों को क्या आप सजेशन देना चाहते हैं कि वो कैसे शुरू करें? कैसे सामान्य अध्ययन पे अभी अपनी कमांड को जो है वो पकड़ अपनी बनाएँ सर उस पे? मैं अपना अपना स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं। समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैंने टारगेट जो है 150 का रखा था कि मुझे 150, मतलब उसमें अगर कुछ 10 अंक कम हो गए, 140 तक आ गए, तभी हम सेफ रहें। एक टारगेट जो बनाया जाता है, वो हिसाब से बनाया जाता है कि अगर उसमें कुछ गिरावट भी हो, तब भी हम सेफ रहें। यानी कि सर 1 मिनट, आप नंबर की बात कर रहे जी, हैं। मैं अंक की बात क्वेश्चन कर रहा अच्छा, हूँ। अच्छा मैं तो फिर आता हूँ सब्जेक्ट पर अच्छा, अच्छा। कि मैंने हिंदी में उसमें 55 प्लस का टारगेट बनाया था और जीएस में मैंने 95 का टारगेट बनाया था। जी, तो कुल 150 प्लस का मेरा टारगेट था और मुझे लग रहा है मेरे 147 से 146 मार्क्स थे उसमें, जी, प्री में, और कट ऑफ 130 के आसपास गई थी। जी। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं जीएस की बात करता हूँ। अगर जीएस में देख लेना है कि कौन कौन से विषय हैं, उन विषयों में किन विषयों से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सारे विषयों से प्रश्न। अच्छा, यहाँ पर एक कास्ट बेनिफिट भी देखना है कि ऐसा नहीं उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रश्न वहाँ से कम आ रहे हैं, तो उसको पढ़ने से कोई आवश्यकता नहीं। भाई बहुत सारा सिलेबस पढ़ के, बहुत सारा मतलब बहुत मोटी किताब पढ़ के आप 3 अंक ले आए, उससे अच्छा है कि एक पतली किताब जिसका सिलेबस लिमिटेड है, वो पढ़ के आप जाएं और अधिक अंक लाएं। तो कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आते ही हैं, लगातार आ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश विषय से प्रश्न आ रहे हैं, बायोलॉजी से प्रश्न आते हैं, इसके बाद जीव विज्ञान से प्रश्न आते हैं, पॉलिटी से प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर्स के प्रश्न इस टाइम 140 में 20 या 25 प्रश्न आ रहे हैं, भूगोल के हैं या विश्व भूगोल के हैं। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, आपको ये विषय पढ़ने हैं। आपको उन सब्जेक्टों पर नहीं जाना है जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है या उसमें बहुत कठिन प्रश्न आ जाते हैं। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें क्या होता है, प्रश्न बहुत मतलब ऐसे आ जाते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, किसी के लिए भी करना मुश्किल होता है। तो जब सबके लिए वो कठिन है तो आपके लिए कठिन है, ये चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक जिनका लिमिटेड है, जिनका सिलेबस लिमिटेड है, वो आपको अच्छे से कर लेना है। यानी कि सर सबसे पहले ये ध्यान रखना है बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं जी, कि ऐसे हम टॉपिक को चुनें और ऐसे सब्जेक्ट को चुनें सबसे पहले जी, कि जिसका सिलेबस छोटा और लिमिटेड हो और नंबर जो है क्वेश्चन और ज़्यादा आते नंबर हों। अधिक आते जी, हैं। तो इसमें वो तैयारी करने में उनकी ये सहायक हो सकती बिल्कुल है। सर। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होते हैं 140 प्रश्न आते हैं, तो निश्चित तौर पे सभी सब्जेक्ट उसमें बँटे होंगे। जी। तो इसमें सर क्या ऐसा कुछ है कि इसमें भी टेस्ट सीरीज की जो टेस्ट पेपर की या टेस्ट सीरीज की जो भूमिका होती है जी। या प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं, क्या वो कुछ रिपीटेड होते हैं या सभी प्रश्न नए होते हैं? क्या इन दोनों की क्या भूमिका है नहीं, सर इसमें? 140 में लगभग मान के चलिए आप 25 या 30 प्रश्न जो है वो सीधे पीछे के प्रश्न पत्रों से, और 15 या 20 प्रश्न जो है वो इनडायरेक्ट वे में आ जाएँगे। 140 में 35 या 40 प्रश्न जो है कुल मिलाकर आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीवाईक्यू होंगे, जिनको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, पीवाईक्यू, ठीक है? इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नए होंगे, और चूँकि समीक्षा अधिकारी परीक्षा में फैक्ट तथ्य बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से तथ्य जो है कवर करने होंगे। हर विषय के सारे तथ्य लगभग पता हों आपको। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ सामान्य अध्ययन की जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जी, तो मैं चाहता हूँ सर यदि आप बच्चों को बताना चाहें कि चूँकि समय 3 महीने का है, 3 महीने में प्रारंभिक परीक्षा होनी है जी, और बच्चों के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी सब्जेक्ट को विस्तृत जो है रूप में पढ़ पाएँ। जी, तो मैं चाहता हूँ कि सर ऐसे आप कुछ किताबों के नाम यदि आपको जो हो सर आपकी जानकारी में जी। कि सजेस्ट कर सके सब्जेक्ट वाइज़ कि हाँ, इस सब्जेक्ट में ये किताब पढ़ लीजिए, इतना कम समय है तो आप जो है उस पे अपना तैयारी कर सकते हैं। तो जी, सर जी। अगर जो हो तो थोड़ा-सा ब्रीफ में बताने का वो देखिए, करें पहली सर। बात तो अब 3 महीने बचे हैं, तो आपको बुक चेंज करने का कोई अवसर नहीं है। आप बुक चेंज मत करिएगा, जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं। बशर्ते मेरा ये आपसे कहना है कि एक ही बुक कोई उसी पर स्टिक किए रहिए। आप बुक चेंज मत करिए कि नहीं, हम आपके पास 4 पुस्तक हैं और 4 आप चारों पढ़ रहे हैं। ये मत करिए, फैक्ट सब में लगभग लगभग समान दिए होते हैं। बहुत कुछ में कुछ अधिक होते हैं, किसी में कुछ कम होते हैं। लेकिन एक ही किताब आप फ़ॉलो करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। इसके अलावा आपको अभी 3 महीने की स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। यदि विषय की बात करें तो जैसे जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का पूर्वावलोकन आप ठीक से कर लेंगे, और परीक्षावाणी की पुस्तक आती है, वो आप ठीक से कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं यूपी के लिए घटना चक्र की एक पुस्तक आती है, पतली सी होती है, वो आप ठीक से करेंगे तो अच्छे अंक आ जाएंगे।
करंट अफेयर्स के लिए मैंने घटनासार पढ़ा था। घटनासार की एक त्रैमासिक पुस्तक आती है, त्रैमासिक मैगजीन आती है 3 महीने की। उसमें पीछे 1 साल का कवर होता है। हर 3 महीने पे अपडेट होके आती रहती है, तो वो आपको कर लेनी है। इसके अलावा उधर घटना चक्र की पॉइंटर किताब आ जाती है जब परीक्षा के नज़दीक, तो वो आपको पढ़ लेनी है। अच्छा, एक एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, पूर्वावलोकन का क्या करना है, उसको पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ कि उसको मैं क्या करता था, पूर्वावलोकन परीक्षा के जस्ट 1 महीने पहले उठाता था। चूँकि उसको मैंने पहले कई बार पढ़ रखा है, कई सारे साथी हैं जो पहले से ही पूर्वावलोकन 2 या 3 या 4 बार पढ़ चुके हैं, और पढ़ने का तरीका मेरा ये रहता था कि मैं हर बार जो है मेरा एक बार रेड पेन से पढ़ा मैंने उसको, दूसरी बार ब्लू पेन से पढ़ा, तीसरी बार पेंसिल से पढ़ा, इस टाइप में। तो उसका ये तरीका होता था कि मैंने कौन-सी बार ये पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा जजमेंट रहता था कि मतलब 5वीं बार पढ़ रहा हूँ, 6वीं बार पढ़ रहा हूँ। दूसरा उसका स्मार्ट नोट आपको कैसे बनाना है। क्या करना है, A4 साइज़ के पेपर ले लेने हैं 10, 12 या 15 जैसा विषय हो, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास है, आपने पढ़ा तो उसके लिए स्टार्ट किया अगर पढ़ना, तो आपको 10-12 पेज ले लेने हैं A4 साइज़ के, और उसको स्टेपल करके अपना पैड रेडी कर लेना है। और पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है सस्पेक्टेड है, जिसमें जो गलतियाँ हो सकती हैं, उनको आप कीवर्ड के रूप में लिखेंगे। उनको आप पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, वाक्य नहीं बनाएँगे, ये आपके स्मार्ट नोट हैं। मैं जनरली क्या होता है, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तब लोग पूरी-पूरी किताब ही उतार देते हैं। ऐसा नहीं बनाना है, क्योंकि ये स्मार्ट नोट हम उस दिन के लिए बनवा रहे हैं जब परीक्षा होगी और उसके पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही होगी। आपको लगेगा कुछ तैयारी नहीं है, तब आप ये रिवाइज कर जाएँगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी है। और ये जो आत्मविश्वास है, ये आपको 1-2 मार्क्स और अच्छे गेन कराएगा। सर एक और लास्ट टॉपिक मैं बात करना चाहता हूँ जी सर। कि सर करंट अफेयर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा आपने बताया कि घटनासार आप त्रैमासिक पढ़ते थे जी, और जो घटना चक्र की पॉइंटर परीक्षा आती के है। पॉइंटर आ जाती है जी, वो पढ़ लेते थे। तो मैं घटना चक्र जैसे सामान्य अध्ययन में देखा गया है, इसी तरह करंट अफेयर्स में देखें तो 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जी, लगभग सभी परीक्षाओं परीक्षा में में आते रहते हैं। हैं। जी। तो सर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में उसको बता दें, जिससे बच्चे करंट अफेयर्स की भी तैयारी अच्छे से कर सकें। न्यूज़पेपर से लेकर के और ये मैगज़ीन से लेकर के इनकी क्या भूमिका जी। है सर? कई सारे साथी हमारे होते हैं जो न्यूज़पेपर की मतलब न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने लगते हैं करंट अफेयर्स के। देखिए, जो काम मेरे लिए कोई मैगज़ीन कर रही है, उसको मैं खुद करूँ, इससे घातक क्या होगा? वो जो मैगज़ीन आती हैं, चाहे वो घटनासार हो, चाहे पॉइंटर हो, इन लोगों के पास टीम है, ये लोग क्या करते हैं, उस पे काम करते हैं। उसके जो जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितनी भी घटनाएँ हो रही होती हैं, उतना हम सब क्या करते हैं, एक पेपर से कवर नहीं कर पाएँगे, एक न्यूज़पेपर पढ़ के। तो नोट्स बनाना मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको क्या करना है, उसको अपने जनरल नॉलेज के लिए या फिर मेंस अगर आप पीसीएस का दे रहे हैं, उस पर्पज़ से पढ़िए, उसमें आपको उसका लाभ होगा। लेकिन आप समझेंगे कि हम नोट्स बना लेंगे, उसको फिर परीक्षा के टाइम पढ़ेंगे, तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। आपको क्या करना है, जो ये पत्रिकाएँ आती हैं, इनमें फैक्ट मिल जाते हैं और वहीं से उसको तैयारी करनी है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। जी। और चलते-चलते सर आपको शुभकामनाओं के साथ बच्चों के लिए सर एक शब्द आप बोल दीजिए, जिससे बच्चे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जी, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं, ब ब 2 कैटेगरी में इसमें बताता हूँ। ऐसे बहुत साथी हैं जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, और बहुत साथी हैं जो बिना मतलब जॉब में नहीं है, अभी संघर्षरत हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तो जो जॉब के साथ है, उनको तो क्या करना है, लिमिटेड टाइम मिलता है 3 या 4 घंटे, तो वो लोग उसी को ही उसमें 1-1 मिनट अपना यूटिलाइज़ करेंगे। तभी उनका क्योंकि 3 या 4 घंटे की रेगुलर स्टडी आपको नीड है, कम से कम जो जॉब में है। और जो जॉब में नहीं है, एक्चुअली एक मैं यहाँ पर बिंदु एक डालना चाहता हूँ कि जो जॉब में साथी होते हैं, वो जल्दी सेलेक्ट होते हैं। उसका एक कारण ये होता है कि उनके पास जो टाइम मिलता है, वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं। और जो जॉब में साथी नहीं होते हैं, उनके पास 24 घंटा होता है, उनको लगता है कि हमारे पास पूरा टाइम पड़ा है, तो वो पूरा टाइम खराब कर देते हैं। ठीक है? ये सबसे बड़ा बिंदु होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जॉब वाले जो होते हैं वो जल्दी सेलेक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको अपने वक़्त की कीमत पता है, इसलिए। और बाकी समाज कल्याण विभाग द्वारा भागीदारी भवन ये यहाँ पर बहुत अच्छा बच्चों को लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों। जैसा कि सर ने बहुत अमूल्य समय दिया, मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए पूरे मेहनत के साथ आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।